दोस्तों मैं तो रिक्या था, ये है हमारा इवेंट्स दैट रिपीटेड इन हिस्ट्री का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि जैसे कि नेपोलियन ने लगभग मॉस्को जीत लिया और फिर भी रशियन लोगों ने मॉस्को में ही आग लगा दी और फिर वहाँ से छोड़ के भाग गए, मॉस्को भी छोड़ के भाग गए। और फिर नेपोलियन मॉस्को में जो फिलहाल बैठा हुआ था, उसने वहाँ के ज़ार अलेक्जेंडर को लेटर लिखा कि मैं आपकी कैपिटल मॉस्को में, जहाँ से आपकी स्टेट ऑफ पावर स्टार्ट होती है, वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और पर जार अलेक्जेंडर समझ चुके थे कि थका हुआ है और ये अब और नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी रिप्लाई नहीं दिया उस लेटर का। और फिर जो होना था वो ही हुआ। नेपोलियन पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी उसने रशिया के जो कमांडर थे, जो पूरे मिलिट्री प्रोग्राम के हेड थे, उन्हें लेटर लिखा और कहा कि मैं आपकी स्टेट ऑफ पावर जैसे स्टार्ट होती है रशिया की कैपिटल मॉस्को, वहाँ पर हूँ अपने ट्रूप्स के साथ, और आप क्या हमारे साथ ट्रीटी किया फिर सरेंडर करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी जार अलेक्जेंडर की तरह नेपोलियन के लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब नेपोलियन कुछ कर सकता नहीं था क्योंकि सप्लाई लाइन खत्म हो चुकी थी। इसलिए नेपोलियन, जो उसकी आर्मी बची थी, लगभग कुछ हजार सोल्जर्स बचे थे, उन्हें वापस स्मोलेंस्क के रास्ते से दोबारा फ्रांस चला गया। मतलब कुछ हासिल नहीं कर पाया और फिर दोबारा मॉस्को पे रशियन लोगों ने दोबारा उसे कैप्चर कर लिया और दोबारा अपनी पावर स्टार्ट करने लगे। और इसी तरह नेपोलियन का जो ये प्रोग्राम था मिलिट्री का, ये फेल हो गया। और फेल नहीं, पूरी तरह से फेल हो गया। अब हम चलते हैं हिटलर के सोवियत यूनियन या फिर रशिया के इन्वेजन पे। सोवियत यूनियन पे जब हिटलर ने इन्वेजन किया, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, साल था 1941। हिटलर ने लगभग यूरोप के सारे देशों को क्या तो हरा दिया था या फिर उनके साथ ट्रीटी कर ली थी। और अब इसीलिए ही अब आखिरी एक देश बचा था, सोवियत यूनियन। जैसे हिटलर के सोवियत यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन थे, लेकिन फिर हिटलर को लालच आ गया कि सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज लेने का। और हिटलर ने सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज कब्जाने के लिए वहाँ पर यानी कि सोवियत यूनियन पे हमला बोल दिया। हिटलर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था सोवियत यूनियन की डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ना है और अपनी आर्मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, एक नॉर्थ में, एक सेंटर में और एक साउथ में के रास्तों से उन्हें कब्जाना है। और इस ऑब्जेक्टिव के लिए उसने अपना पूरे लक्ष्य के बिना टाइम वेस्ट करे 1941 में रशिया के ऊपर हल्ला बोल दिया। इसमें जो आर्मी ग्रुप जो नॉर्थ था, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो लेनिनग्राड को कब्जाना था, जो वहाँ की एक मेन मेजर सिटी है और फिलहाल उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। जो सेंटर था उसे उसका साफ मेन ऑब्जेक्टिव था कि रशिया की कैपिटल और स्टेट ऑफ पावर मॉस्को को कैप्चर करना है और सोवियत यूनियन को घुटनों पर ला देना है। जो थर्ड था, जो साउथ आर्मी ग्रुप साउथ था, उसे मिन्स्क और कीव, जो फिलहाल यूक्रेन और बेलारूस की कैपिटल है, उन्हें कब्जाना है और वहाँ के कुछ एरियाज, सिटीज, स्टालिनग्राड वगैरह को कब्जा के कंट्रोल करना है। और हिटलर ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन बारबरोसा। नेपोलियन की तरह ही हिटलर को भी इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले लगता था कि हम 10-12 हफ्तों में इसको, रशिया छोटा बड़ा देश है, इसको आराम से हरा देंगे और 10-11 हफ्तों में इसे घुटनों पर ला के कब्जा लेंगे और इसके सारे सोर्सेज की पकड़ हो जाएगी हिटलर के हाथ में, यानी कि जर्मनी या फिर नाजी जर्मनी के हाथ में। क्योंकि फिलहाल रिसेंटली 1939 और 1940 में हिटलर को यानी कि जर्मनी को फ्रांस और पोलैंड के अगेंस्ट जीत हुई थी, लेकिन पोलैंड वाला जो कैंपेन था वो रशिया भी उसके साथ था। पर हिटलर सोवियत यूनियन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था क्योंकि वो नहीं जान वो जाइए उसने एक बात जो जानता था उसे अनदेखा कर दिया कि सोवियत यूनियन के पास इतना ज़्यादा एरिया है, इतना ज़्यादा स्पेस है कि वो कहाँ पर भी जा रह सकते हैं। पर जब भी वो शुरुआत के कुछ 1-2 महीनों में जर्मन आर्मी ने पूरी तरह से सोवियत यूनियन पर धावा बोल दिया था और लगभग वो ऐसे लड़ रही थी जिसकी कोई गर्म चाकू से, कोई गर्म तलवार से किसी घी या फिर बटर के पीस को काट रहा होता है, यानी मक्खन को काट रहा होता है। और इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी ये, यहाँ तक कि वो लगभग 50-60 किलोमीटर एक दिन में ही कब कैप्चर करते जा रहे थे। 22 जून को लगभग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और फिर लगभग 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1941 को जो आर्मी ग्रुप सेंटर है वो स्मोलेंस्क तक पहुंच चुका था। अगर वो इसी स्पीड से चलते तो मॉस्को कैप्चर करके रशिया को हरा सकते थे। पर वो आगे चल नहीं पाए क्योंकि उस टाइम जो स्मोलेंस्क में जो बैटल हुई थी जर्मन आर्मी और सोवियत के फाइटर्स के बीच में, उन्होंने सोवियत फाइटर्स ने इतनी तगड़ी टक्कर दी जर्मन आर्मी को कि उनका जो आर्मा था वो पूरी तरह से लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके थे। पर उस टाइम पे हिटलर उनको ऑर्डर देते हैं वहाँ जनरल को कि आप अपने हैंस गुडेरियन जो एक जनरल है उनकी पैंजर डिवीज़न को एक साथ और 2 आर्मीज भेजो, उनमें हैंस गुडेरियन का टैंक वाला डिवीज़न भी होना चाहिए, उनको आर्मी ग्रुप साउथ में भेजो क्योंकि वो लोग वीक पड़ रहे हैं। आप तो आसानी से मॉस्को कैप्चर कर लोगे
लेकिन वो लोग वीक पर पड़ रहे हैं और उनको हेल्प करने के लिए आपको जाना होगा। पहले तो फेडर वॉन बॉक जो वहाँ के जनरल थे उन्होंने मना किया, लेकिन वॉन बॉक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हिटलर मेन वहाँ का लीडर था और उनकी बात माननी पड़ेगी। फिर वॉन बॉक ने थक हार के उन्हें उन पैंसर डिवीज़न जो बैस गुडेरियन के अंदर था और एक आर्मी को उसके साथ भेजा। और फिर वो जब जीत के कीव को जीत के आए, यूक्रेन की कैपिटल कीव को, जब वो वापस आए तो लगभग 2 महीनों में वापस आए थे और वो आर्मी पूरी तरह से थकी हारी हुई थी। मतलब वो पूरी तरह से थक चुके थे क्योंकि उस टाइम में कुछ गाड़ी वगैरह में तो वो आ नहीं रहे थे, टांगा वगैरह में वो पैदल से फुट मार्च करके आ रहे थे। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था और वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो उस टाइम पर उन्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर जो वॉन बॉक थे वो देख रहे थे कि 2 महीने का टाइम कंज्यूम कर चुके हैं, अब लगभग अक्टूबर के आसपास पहुंच चुके हैं, तो फिर ठंडी स्टार्ट हो रही है और ठंड में वो लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो सेमोलिंस में ही रुकते हैं। लेकिन हिटलर ने उन्हें मना कर दिया। हिटलर ने कहा कि भाई मॉस्को की तरफ मार्च करना जरूरी है क्योंकि पहले से सोवियत लोगों को ज़्यादा रेस्ट मिल चुका है, तो फिर और रेस्ट मिल के वो आराम से हमें डिफीट कर पाएंगे, रिट्रीट कर पाएंगे। लेकिन और इसलिए उन्हें मार्च करना पड़ा। लेकिन पर जो थकी हारी जर्मन फोर्सेस थी वो अब क्या करती, उन्होंने हिटलर का आदेश तो मान लिया था, लेकिन वहाँ पर वो ठंड में लगभग पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे। और मॉस्को के एंट्रेंस पे मॉस्को की जो आर्मी थी उन्होंने इतना तगड़ा रिट्रीट किया साइबेरियन सोल्जर्स ने, क्योंकि उन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी, कि उन्होंने हिटलर की आर्मी को पूरी तरह से हरा दिया। और ऐसे ही लगभग जाते 1945 तक रशियन आर्मी ने पूरी तरह से हिटलर की कैपिटल बर्लिन तक पहुंच के हिटलर को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। अब हमने ये नेपोलियन के इन्वेजन के बारे में जान लिया और हिटलर के इन्वेजन के बारे में जान लिया। अब इन दोनों की सिमिलरिटीज़ देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना इन्वेजन शुरू किया था लगभग 22 या फिर 24 जून को, और हिटलर ने भी अपना इन्वेजन स्टार्ट किया था 22 जून को। नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर ने सेम डे पे स्टार्ट किया, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग 10 जुलाई को इसको मिन्स्क को, यानी कि जो बेलारूस की कैपिटल उसे एक्वायर कर लिया था, और हिटलर ने भी लगभग 8 जुलाई को उसे कैप्चर कर लिया था। और अगस्त के महीने में ही नेपोलियन ने लगभग 18 अगस्त को स्मोलेंस्क को कैप्चर किया था, और स्मोलेंस्क को हिटलर ने लगभग 7 अगस्त को कैप्चर कर लिया था, थोड़ा जल्दी। पर महीना से जो नेपोलियन को वहाँ पर मॉस्को पर लड़ाई करने से पहले बोनाडिनो की लड़ाई करनी पड़ी थी, वो उन्हें लगभग 10-15 दिनों तक लड़ाई करनी पड़ी थी। और वैसे हिटलर ने भी वहाँ पर 10-15 दिनों तक लड़ाई लड़ी थी सोवियत यूनियन के सोल्जर्स के मॉस्को के बाहर, क्योंकि मॉस्को के बैटल ग्राउंड के बाहर। और ये फिर जो नेपोलियन ने वहाँ से रिट्रीट किया वो लगभग अक्टूबर में क्या था, और हिटलर ने भी वहाँ से सिर्फ 1-2 महीने बाद लगभग दिसंबर में वहाँ से मॉस्को के पास बैटल ग्राउंड के लगभग 5 मार्च से लगभग दिसंबर में ही रिट्रीट कर लिया था। आप देख सकते हो कि लगभग ज़्यादातर 1-2 महीनों का डिफरेंस है। जब बड़े बड़े जो कैंपस होते हैं उनमें हिस्ट्री के उनमें वो सालों तक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम इन दोनों कैंपेन्स को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बाहर निकल कर आती है। पहली ये कि रशियन आर्मी जहाँ उसके पीछे पीछे हट रही थी क्योंकि उन्हें अंदर लाना चाहते थे, उनकी सप्लाई लाइन से दूर ले जाना चाहते थे। ये सबसे पहली जो सिमिलरिटी वो थी, उन्होंने नेपोलियन और हिटलर के साथ भी यूज़ करी थी। शुरुआत में पीछे उन्होंने अनकॉन्शियसली पीछे हटे थे, लेकिन बाद में वो पीछे हटते जा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ रशियन विंटर्स ने बचाया है इनको, रशिया वालों को, इससे, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। रशियन विंटर्स ने बेशक कुछ हेल्प की है, लेकिन रशियन डिफेंस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उनका विल पावर कि हम अपने देश को इन फॉरेनर्स के हाथ में नहीं आती, जो हमारा देश है वो हमारे पास ही रहेगा, हम इनके दुश्मनों के हाथ में नहीं देंगे। जो उनका विल पावर था, जो उनकी जो सोच थी, मेंटालिटी थी, रशियन मेंटालिटी, वो उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। और यहाँ से हमें देशभक्ति और पेट्रियटिज्म की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है। थैंक यू, मैं खुद से कह दूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट या फिर जो हमारे चैनल के बटन्स हैं उन्हें चेक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।